ये वक्त है 1973 का। पेड़ों के जंगलों में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसको लीड कर रही थी कॉन्स्टेंस वेब नाम की एक लेडी। कॉन्स्टेंस वेब प्रेग्नेंट होने के बावजूद यहाँ एक ऐसी किस्म की स्पाइडर की तलाश में आई थी जिसका जहर उनकी रिसर्च के मुताबिक इंसानों के लिए जादू था, जो किसी भी इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करने के अलावा किसी इंसान को हद से ज्यादा ताकतवर बनाने की भी ताकत रखता था। वो इसी स्पाइडर की मदद से लोगों की इन बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहती थी जिनका इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं। वो यहाँ अपने साथ ही सिम्स को बताती है कि माना जाता है इन पेड़ों के जंगलों में ऐसे लोग रहते थे जिनमें आम इंसानों से कहीं 100 गुना ज्यादा ताकत होती थी। इनकी स्पीड और बाकी सुपर पावर्स का तो आम इंसान अंदाजा भी नहीं कर सकते, और ये सब सुपर पावर्स उन्हें इन्हीं स्पाइडर्स ने दी थी। सिम्स को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसीलिए वो प्रेग्नेंट कॉन्स्टेंस को जंगल पे पीछे पीछे छोड़कर वापस कैंप में चला आता है, जहाँ उसे कॉन्स्टेंस के नोट्स मिलते हैं। इस नोट्स पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन उसे ये सच्चाई बता चुकी थी कि कॉन्स्टेंस बिल्कुल सच बोल रही थी। वो कॉन्स्टेंस के सभी नोट्स की पिक्चर्स बना लेता है, और इससे पहले कि अब वो कॉन्स्टेंस के पीछे जाता, बहुत ही खुशी से चिल्लाती हुई कॉन्स्टेंस यहाँ आती है क्योंकि उसकी तलाश खत्म हो गई थी। उसे वो स्पाइडर मिल चुका था जिसका जहर किसी का भी इलाज कर सकता था। उसकी खुशी देखने वाली थी। वो एक्साइटेड होकर अपने टीम मेंबर्स को वो स्पाइडर दिखा रही थी कि तभी पीछे से सिम्स अपने ये टीम के 2 मेंबर्स को गोलियां मार के खत्म कर देता है। कॉन्स्टेंस को समझ नहीं आ रहा था कि सिम्स ने ऐसा क्यों किया। तभी सिम्स उसके सामने आता है और कहता है, ये जार शराफत से मेरा वाला कर दो, ये स्पाइडर सिर्फ मेरी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करूंगा। वो लगातार कॉन्स्टेंस से स्पाइडर वाला जार छीनने की कोशिश में था। इस सारी लड़ाई में सिम्स के हाथ में मौजूद गन चल जाती है जिससे कॉन्स्टेंस अब जख्मी हो चुकी थी। ये सेल्फिश इंसान सिम्स ये भी ख्याल नहीं करता कि कॉन्स्टेंस जख्मी है और प्रेग्नेंट है। वो बस उसके हाथ से स्पाइडर वाला जार लेता है और उसे मरने के लिए यही अकेला छोड़कर वापस चलना चाहता है। कॉन्स्टेंस बिल्कुल मरने वाली थी और इस टाइम कॉन्स्टेंस की जान बचाने के लिए एंट्री करते हैं उसी ट्राइब के लोग जिसकी कहानी कॉन्स्टेंस सिम्स को सुना रही थी। कॉन्स्टेंस को उठाकर वो एक गार में बने तालाब में ले जा चुके थे। यहाँ वो एक स्पाइडर को उसे कटवा कर उसका इलाज करना चाहते थे, लेकिन कॉन्स्टेंस की हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि अब वो वक्त भी आ गया था जब वो अपने बच्चे को जन्म देती। कॉन्स्टेंस के पास इस टाइम एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो लोग केसी रखते हैं। केसी के पैदा होने के बाद कॉन्स्टेंस की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। इस टाइम पर उस ट्राइब का लीडर जो अभी कॉन्स्टेंस का इलाज कर रहा है, वो उससे वादा लेता है कि जब भी लड़की अपने सवालों के साथ यहाँ वापस आएगी तब तक मैं इसका इंतजार करूंगा। सीन्स अब यहीं से कट हो जाते हैं और हमें प्रेजेंट का यानी 30 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर केसी अब बड़ी हो चुकी है और वो पैरामेडिक के लिए काम करती है। इन लोगों का इमरजेंसी में इलाज करना उसकी जॉब है। इस इमरजेंसी वैन में उसका कलीग है बेन केसी को अपने भाई और उसकी वाइफ के बेबी शावर में इन्वाइट करता है, जिसके लिए केसी मान चुकी थी। ड्यूटी ऑफ होने पर केसी अपने घर आती है और हर रोज की तरह अपने बेड के नीचे से अपनी मॉम का सूटकेस निकाल कर उनकी चीजें देखना शुरू कर देती है, उनकी रिसर्च नोट्स वगैरह। अभी वो ये सब देख रही थी कि तभी उसे बेन की इमरजेंसी कॉल आ जाती है। शहर में ब्रिज के पास एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी पुल से आधी नीचे लटकी हुई थी जिसमें एक आदमी फंस चुका था। केसी उस गाड़ी के अंदर जाकर बेन की मदद से उस आदमी की तो जान बचा लेती है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद इसी गाड़ी में लॉक हो चुकी थी और गाड़ी के डिसबैलेंस होते ही वो पानी में गिर जाती है। पानी के अंदर जाते ही उसकी आंखें खुली थी। उसे पहली मर्तबा अपने इर्द गिर्द इतने सारे चमकते हुए वेब्स देखे थे। ये वेब ऑफ लाइफ थे। ये वेब ऑफ लाइफ यहाँ केसी को उसका फ्यूचर दिखाते हैं। उसके अगले लम्हे में क्या होने वाला था केसी यहाँ देख चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, यहाँ अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो पानी से बाहर आ चुकी है। उसे रेस्क्यू करने वाला बेन था जो उसे बता रहा था कि तुम 3 मिनट तक पानी में रही हो केसी। अब वो केसी को चेक करता है और देखता है कि अचानक से केसी का ऑक्सीजन लेवल 79 से बढ़कर 89 पे चला गया है। यही चीज एक और मर्तबा रिपीट होती है और केसी बेन से पूछती है, अभी तो तुमने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया था। लेकिन बेन ये सब पहली मर्तबा कर रहा था और उससे पहले जो ये सब हुआ वो केसी ने अपने माइंड में देख लिया था। केसी को लगा कि ये सब उसका इल्यूजन है, इसीलिए वो उठ के यहाँ से चली जाती है। सीन कट होकर हमें अब सिम्स को दिखाया जाता है। सिम्स एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका है और वो आज एक सिक्योरिटी में काम करने वाली लेडी को अपने घर लेकर आया है। ये लोग यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद सो जाते हैं और सोते हुए सिम्स को एक ख्वाब आता है। वो देखता है कि 3 स्पाइडर सूट पहने हुए लड़कियां उससे उसके स्पाइडर को लेने के लिए लड़ रही है और ऐसा करते हुए वो उसे मार देती है। ये ख्वाब देखते ही सिम्स डर कर उठ गया। असल में वो स्पाइडर आज भी उसके पास थी। सिम्स ने क्योंकि उस स्पाइडर से अपने आप को कटवा लिया था, इसलिए फ्यूचर देखने की सुपर पावर्स सिम्स के पास भी आ चुकी थी। हर रात सिम्स को
उसके फ्यूचर का इल्यूजन आता था कि किस तरह 3 लड़कियां आकर उसे मार देंगी। इसलिए सिम्स ये दिन आने से पहले ही उन तीनों लड़कियों को मरवाना चाहता है। ऐसे में काम आएगी उसके पास लेटी हुई वो सिक्योरिटी एजेंसी की एक लेडी, जिसे वो यहाँ झांसा देकर उसके नए बनाए सॉफ्टवेयर का कोड पूछ लेता है, जिसकी मदद से किसी भी इंसान को उसके फेस के जरिए ढूंढा जा सकता था। कोड पता चलते ही वो इस लेडी का हाथ पकड़ के उसकी बॉडी में अपने अंदर का जहर इंजेक्ट करके उसे मार देता है। हम देखते हैं कि आज कैसी बन के घर आई थी। यहाँ बेबी शॉवर चल रहा था और सभी लोग बैठे हुए बेबी जेंडर गेस कर रहे थे। उसी टाइम अचानक ही एक लड़की कहती है, चलो बेबी का जेंडर तो गेस करें। उसकी बात सुनकर केसी उसे कहती है, अभी तो ये हमने किया। केसी की ये बात सभी लोगों को अजीब लग रही थी। मतलब इस मर्तबा भी उसने आने वाला पल पहले ही देख लिया था। इससे पहले कि वो यहाँ कुछ समझ पाती, उसे बेन एक इमरजेंसी के लिए बुला के यहाँ से ले जाता है। इमरजेंसी पे वो देखती है कि उसी के को-वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वो जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगले ही पल उसे अपना वही को-वर्कर ट्रक की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन को-वर्कर ट्रक में बैठ जाता है। लम्हा गुजरते ही उसके ट्रक का एक्सीडेंट होके उसकी बिल्कुल वैसे ही मौत हो जाती है जैसे कैसी ने अभी कुछ देर पहले देखी थी। और इस वाक्य के बाद केसी समझ जाती है कि उसे ऊट-पटांग के इल्यूजन्स नहीं आ रहे, बल्कि वो किसी वजह से फ्यूचर देख पा रही है। केसी उन लम्हों को पहले ही देख लेती है जो कुछ देर बाद होने वाले होते हैं। सीन के टोकर सिम्स को दिखाया जाता है, जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपनी हैकर के जरिए हैक करवा चुका था। इसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की मदद से उसे न्यूयॉर्क के हर सिक्योरिटी कैमरे का एक्सेस मिल जाता है और अपनी इन्हीं हैकर के सर के वो इन तीनों लड़कियों की तस्वीर भी बनवा लेता है, जो रोज उसके ख्वाब में आती थी। इन लड़कियों की एज देखते हुए सिम्स ये बात समझ चुका था कि अभी ये लड़कियां यंग हैं, इन्हें इनकी बॉयफ्रेंड नहीं मिली। सिम्स का ख्याल था कि इन्हें छोटी उम्र में ही पावर्स मिलने से पहले ही मार दिया जाए, ताकि पावर्स मिलने के बाद उसके लिए काम मुश्किल न बन जाए। यहाँ अपने कलीग की मौत पे परेशान केसी अपने घर पर थी। वो ओवन में अपना खाना गर्म कर रही थी। तभी अचानक वो देखती है कि एक कबूतर उड़ते हुए उसकी खिड़की से टकरा कर मर गया। वो ये सब देख रही थी कि अचानक ओवन की बीप बजने पर उसका ध्यान भटक जाता है। वो विंडो की तरफ दोबारा देखती है तो वहाँ ना तो कोई मरा हुआ कबूतर था और ना ही उसकी विंडो टूटी हुई थी। कैसे कबूतर को देखने के लिए विंडो के पास जाकर विंडो खोल देती है और अगले ही पल सामने से उड़ता हुआ कबूतर आकर उसकी विंडो के आगे बैठ जाता है। केसी की विंडो खोलने की वजह से वो कबूतर मरने से बच गया था और इस वाक्य से केसी को ये बात समझ आ गई थी कि वो जो फ्यूचर देखती है वो उसे बदल भी सकती है। उसे अब ये रिग्रेट होने लगा था कि वो अपनी क्लीग की मौत को रोक भी सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। वो ये सारी चीजें बेन से शेयर करना चाहती थी, इसलिए वो घर से निकलकर मेट्रो स्टेशन आ जाती है, जहाँ हम दिख रहे हैं कि सिम्स पहले से ही मौजूद है, क्योंकि सिम्स को उसकी हैकर ने बताया है कि वो तीनों लड़कियां जिसे सिम्स मारना चाहता है वो इस टाइम मेट्रो स्टेशन में है। यहाँ किसी भी जो इन तीनों लड़कियों की ट्रेन में बैठी हुई थी, वो इन तीनों लड़कियों का चेहरा देखते ही उनकी मौत देख लेती है। जो आदमी केसी के ख्याल में इन तीनों लड़कियों को मार रहा था, यानी सिम्स, उसे वो अब सामने वाले अपार्टमेंट से ट्रेन के इस अपार्टमेंट में आता हुआ भी देख लेती है। वो इन तीनों लड़कियों को जल्दी से यहाँ से उठाती है और ट्रेन से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकलते ही लड़कियां तो उसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। वो ट्रेन के अंदर सिम्स को देखती है, जो इन तीनों लड़कियों के ऊपर नजर रखे हुए था। किसी इन तीनों से कहती है, जल्द ही तुम तीनों को इस स्टेशन से बाहर निकलना होगा, लेकिन ये तीनों उसकी एक नहीं सुनती और शोर कर करके लोगों को यहाँ बुलाना शुरू कर देती हैं। इससे पहले कि यहाँ कोई आता, कैसी इन तीनों को स्पाइडरमैन जैसा सूट पहने हुए आदमी को इनकी तरफ आता हुआ दिखाती है। वो आदमी तेजी से इन तीनों की तरफ बढ़ा था, इसलिए कैसी इन तीनों को लेकर एक ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है और अब वो आदमी भी इस ट्रेन के ऊपर आ चुका था। इस आदमी से बचाने के लिए कैसी इन तीनों को अब ट्रेन से निकाल कर ग्राउंड फ्लोर पर ले आई थी, लेकिन वो जानती थी कि वो आदमी अभी तक उनके पीछे है। वो इन तीनों को मेट्रो स्टेशन से बाहर ही ले जाने वाली थी कि पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। इतने में सिम्स, जिसने स्पाइडर का सूट पहना हुआ था, वो भी इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। यहाँ पुलिस जब सिम्स को रोक रही थी, केसी मौके का फायदा उठाते हुए इन तीनों को ही इनकी जान बचाने के लिए लेकर इस मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाती है। केसी बाहर आते ही एक टैक्सी चलाती है ताकि तेजी से ही वो इन तीनों को साथ में की पहुंच से दूर कर सके। फाइनली ये लोग सिम्स से तो काफी दूर आ चुके थे, लेकिन खतरा पूरी तरह टला था या नहीं, ये बात अभी इन्हें मालूम नहीं थी। केसी इन तीनों से इनके नाम पूछती है और बातों ही बातों में किसी को ये मालूम होता है कि अभी तीनों लड़कियों के ही पेरेंट्स इस शहर में नहीं है। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि तभी रेडियो पे लगी हुई न्यूज उनका ध्यान भटका देती है, जहाँ बताया जा रहा था कि 3 लड़कियों को किडनैप करने वाली लेडी की पहचान केसी वेब के नाम से हुई है। यानी अब इनके पीछे सिम्स के साथ साथ पुलिस भी लग चुकी थी। और इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए केसी अब तीनों ही लड़कियों को लेकर
करीब पेरू के जंगलों में आ जाती है। जंगल में क्योंकि कोई कैमरास नहीं लगे हुए थे, इसीलिए सिम्स की हैकर भी इन तीनों की लोकेशन नहीं देख पाती और ना ही पुलिस केसी की लोकेशन। जंगल में आने पर बातें करते हुए इन्हें पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां कभी ना कभी केसी से मिली थी। ये तीनों इस टाइम सवाल करके केसी को मार देती हैं कि आखिर तो हमें यहाँ लेकर क्यों आई। तब केसी इन्हें बताती है कि मुझे फ्यूचर दिखता है और मैंने फ्यूचर में तुम्हारी मौत तो साथ में क्या तो देख ली थी। उसके बाद कहते ही मेडी नाम की लड़की हंसने लगी थी, लेकिन मेडी की हंसी को सारे इग्नोर कर देते हैं और जूलिया कहती है वो आदमी किसी स्पाइडर की तरह छत पे चल रहा था। उसके इसी जुमले ने केसी का दिमाग ठनका दिया था। केसी को अब अपनी मॉम के नोट्स में लिखी हुई चीजें याद आने लगी थी, इसलिए वो तीनों से कहती है मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन 3 घंटे तक तुम तीनों यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। वो फौरन अपने घर जाकर अपने मॉम के नोट्स खोलती है। इस डायरी में उस स्पाइडर ट्राइब के लोगों के बारे में लिखा था जिन्हें हम पास्ट में देख चुके हैं। ये लोग दीवारों और छतों पे चलने के साथ साथ फ्यूचर देखने की भी ताकत रखते थे। फ्यूचर तो किसी को भी नजर आ रहा था, इसलिए वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है ये जांचने के लिए कि कहीं वो भी तो स्पाइडर ट्राइब से तो नहीं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाती है। इसी सूटकेस में किसी को उसकी मॉम के साथ सिम्स का फोटो नजर आ जाता है और वो यहाँ सिम्स को पहचान भी गई थी कि वही आदमी है जो इन तीनों लड़कियों को मारना चाह रहा था। वो तीनों लड़कियां जो इस टाइम जंगल में थी, आराम से वो थोड़ी न रह सकती थी। भूख के मारे इनकी जान निकल रही थी, इसीलिए ये तीनों जंगल से निकलकर पास के एक कैफेटेरिया में आ जाती है और शहर के रिडान में आते ही सिम्स की हैकर को उन तीनों की लोकेशन पता चल जाती है। किसी भी अब वापस गाड़ी लेकर जंगल में आ गई थी, लेकिन जंगल में आते ही वो दिखती है कि तीनों लड़कियां यहाँ से गायब है। वो पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक कैफेटेरिया में पहुँचती है जहाँ वो तीनों लड़कियां मिलकर डांस कर रही थी। किसी को देखते ही ये तीनों किसी से माफी मांगती है और इससे पहले कि किसी इन तीनों को यहाँ से लेकर चली जाती, सिम्स स्पाइडर सूट पहने यहाँ पहुँच जाता है। वो एक एक करके इन तीनों का गला घोट के इन्हें मार चुका था और अगले ही पल उसने केसी का भी गला पकड़ लिया था। इससे पहले कि केसी मर जाती, अचानक ही सब कुछ खत्म हो जाता है। केसी अभी भी जंगल में खड़ी हुई थी और वो ये बात समझ गई थी कि उसने जो भी देखा वो फ्यूचर में होने वाला था। इन लड़कियां अब खतरे में थी और केसी पे उनकी जान बचाना फर्ज हो गया था। वो जल्द से जल्द उन तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए उनके कदमों के निशानों को फॉलो करते हुए वो भी कैफे तक पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से केसी के वहां पहुंचने से पहले ही सिम्स वहां पहुंच चुका था। लड़कियों की जान बचाने के लिए केसी होटल का कांच तोड़ते हुए अपनी गाड़ी अंदर ले आई थी। वो इसी गाड़ी से जोर से सिम्स को हिट करती है और तीनों लड़कियों को गाड़ी में बैठने का इशारा करती है। जिस वक्त केसी तीनों लड़कियों को बचाकर यहाँ से निकलने वाली थी, सिम्स ने किसी तरह केसी का हाथ पकड़ लिया था। ऐसे केसी का हाथ पकड़कर वो अपना जहर केसी के अंदर इंजेक्ट कर रहा था। केसी तो इन तीनों लड़कियों को बचाकर वहाँ से ले गई थी, लेकिन दूसरी तरफ सिम्स की हैकर उसे खबर दे दी है कि केसी वेब जो कि तीनों लड़कियों को बचा रही है वो कॉन्स्टेंस वेब की बेटी है। और ये सुनते ही उसका दिमाग हिल चुका था। किसी तीनों लड़कियों को फिलहाल के लिए तो एक होटल में आई थी, लेकिन तीनों ही लड़कियों के पेरेंट्स नहीं थे। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद भी नहीं ले सकती थी, इसलिए वो तीनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन छोड़ने का फैसला लेती है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था। आनिया इलीगली न्यूयॉर्क में रह रही थी। उसके डैड को यहाँ की गवर्नमेंट पहले ही डिपोर्ट कर चुकी थी और अगर पुलिस को पता चला कि आनिया यहाँ है तो आनिया को भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मजबूरन केसी उन्हें इस होटल में रुकने की ही इजाजत दे देती है और खुद इन तीनों के सो जाने के बाद जाती है उसी कैफे में जहाँ सिम्स ने उस पर हमला किया था। उसके यहाँ आते ही लोकेशन ट्रेस करते हुए सिम्स भी यहाँ जाता है। सिम्स केसी को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम सिम्स है। मैं उन तीनों लड़कियों को इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में उन लड़कियों के पास सुपर पावर्स होंगी और सुपर पावर्स मिलते ही वो मुझे मार देंगी। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए उनके पास सुपर पावर्स आने से पहले पहले उन्हें मार देना चाहता हूँ। ये लफ्ज़ सुनते ही अचानक किसी की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि इस मरतबा भी ये सब कुछ केसी अपने ख्वाब में देख रही थी। वो किसी होटल में नहीं गई थी, वो बल्कि इन तीनों लड़कियों के साथ यही बेड पे सोई हुई थी। सुबह होने पर केसी अब इन्हें सिम्स के बारे में बताती है कि आखिर क्यों वो इन तीनों के पीछे पड़ा था। केसी कहती है कि तुम तीनों को बहुत बचकर एक साथ रहना होगा। तुम तीनों जब तक एक साथ रहोगी तब तक बची रहोगी। वो आदमी बहुत अजीब है। वो अपने हाथ से जहर इंजेक्ट करने की ताकत रखता है। वो जितनी देर तक तुम्हारे जिस्म के किसी भी हिस्से को पकड़ कर रखेगा, अपना जहर तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करता रहेगा। जहर के इंजेक्ट होते ही तुम्हारी धड़कनें रुकना शुरू हो जाएंगी और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो तुम तीनों अपने साथियों को बचा सकते हो CPR देकर। इसीलिए केसी इन्हें सबसे पहले CPR देना सिखाती है और CPR के साथ साथ वो यहाँ मुश्किल वक्त में काम आने वाली कई और भी ट्रेनिंग दे चुकी थी। आसान लफ्जों में वो सिम्स से मुकाबला करने के लिए इन्हें तैयार कर रही थी। केसी अब इन तीनों लड़कियों से कहती है कि सिम्स के पास जितने भी सुपर पावर्स हैं उनके बारे में मेरी मॉम की रिसर्च डायरी में लिखा हुआ है। अब सिम्स के बारे में
और मालूमात लेने के लिए मुझे पेरू के जंगलों में जाना होगा। मेरे पीछे तुम तीनों अपना बहुत ख्याल रखना और एक साथ रहना। ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। अपनी मॉम का सामान और पेरू के जंगलों का नक्शा लेते हुए वो अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी, जहाँ उसे मिलते हैं स्पाइडर ट्राइब के लीडर। वो उसे देखकर कहते हैं, आखिर तुम अपने सवालों का जवाब मांगने आ ही गई। लीडर उसे गार में बने उस तालाब में ले आती है जहाँ केसी पैदा हुई थी और उसकी मॉम कॉन्स्टेंस की मौत हुई थी। इस जगह को देखते हुए केसी नाराज से लग रही थी। वो लीडर से कहती है, पता नहीं क्यों मेरी मॉम ने इस जगह आने के लिए मेरी जान को खतरे में डाल दिया था। लीडर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये सारी कहानी जानने के लिए तो तुम्हें उस वक्त में जाना पड़ेगा जब तुम पैदा हुई थी। तुम्हारी कहानी तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। लीडर अब किसी को एकदम से झटका देते हुए उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। किसी की सोल वहाँ तालाब के पानी में गिर जाती है और उसके इर्द गिर्द वेब ऑफ लाइफ बन जाता है। ये वेब ऑफ लाइफ उसे उस वक्त में ले गया था जब उसकी मॉम यहाँ जंगलों में उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए आई थी। वेब ऑफ लाइफ ने एक ही लम्हे में केसी को सब कुछ दिखा दिया था। कॉन्स्टेंस के स्पाइडर को ढूंढने से लेकर उसको गोली लगने, केसी के पैदा होने और कॉन्स्टेंस के मरने तक सब कुछ। ये सब देखकर केसी अभी अपनी कहानी नहीं समझ पाई थी, इसीलिए वेब ऑफ लाइफ उसे वक्त में थोड़ा और पीछे लेकर जाता है जब केसी की मॉम यानी कॉन्स्टेंस डॉक्टर से मिलने आई है। यहाँ डॉक्टर केसी की मॉम को बता रही थी कि केसी के पैदा होने से पहले ही उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसका इस दुनिया में इलाज मुमकिन ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता था कि केसी पैदा होते ही मर जाती और ज्यादा से ज्यादा लाइफ केसी की सिर्फ 6 माह तक की थी। इस खबर ने कॉन्स्टेंस को यानी केसी की मॉम को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था और ये सच्चाई सुनने के बाद केसी रोने लग जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आखिर क्यों उसकी मॉम उसके पैदा होने से ठीक पहले उन जंगलों में गई थी अपनी जान को खतरे में डालकर। आज से पहले तक वो कॉन्स्टेंस से यानी अपनी मॉम से बदगुमान रही कि उन्होंने अपने पैशन के लिए किसी को खतरे में डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सोचते हुए ही अचानक उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। वो अभी तक शौक में थी कि आखिर ये सब लीडर ने कैसे कर दिया। वो इससे सवाल भी कर लेती है, लेकिन लीडर बताते हैं कि ये सब मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी पावर्स ने किया है, वो पावर्स जिनका तुम्हें अब अंदाजा होने लगा है। जवाब में किसी कहती है, मेरे पास तो सिर्फ फ्यूचर देखने की सुपर पावर है। लीडर बताते हैं, नहीं, फ्यूचर देखना तो तुम्हारी सुपर पावर्स की शुरुआत है। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। वेब ऑफ लाइफ के जरिए तुम एक टाइम में 3 जगह होकर 3 लोगों की एक साथ जान बचा सकती हो। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे पास फ्यूचर बदलने की भी ताकत है और ये पावर हर किसी को नहीं मिलती। लीडर बताते हैं, तुम्हारी ये सभी सुपर पावर सब सामने आएंगी जब तुम किसी मुश्किल हालात का सामना करोगी। सीन्स कट होकर शहर में शिफ्ट होते हैं जहाँ सिम्स अभी तक उन लड़कियों के बारे में कुछ भी ना पता चल पाने पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। पता चला है कि जाने से पहले केसी उन तीनों लड़कियों को बेन के घर छोड़ गई थी। तीनों अभी तक केसी की बात मानते हुए बेन के घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन आज बेन के ब्रदर की वाइफ के पास एक बेबी पैदा होने वाला था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इंतजार करने का उनके पास वक्त नहीं था, इसलिए तीनों खुद उस औरत को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं और कैमरास के सामने आते ही उनकी लोकेशन का पता चल जाता है सिम्स को। अब केसी जो इस टाइम बेन के घर आई थी तीनों लड़कियों को लेने के लिए, उसे यहाँ बेन के घर पे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो पास में जाकर देखती है कि तीनों लड़कियां तो बेन की सिस्टर इन लॉ को लेकर हॉस्पिटल गई हैं, जहाँ रास्ते में ही सिम्स उनके ऊपर हमला कर चुका था। उन तीनों की जान बचाने के लिए केसी यहाँ से एक एम्बुलेंस चुराकर भागती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्स की हैकर ने उस रोड के सारे सिग्नल्स ग्रीन कर दिए थे जिस रोड पे वो तीनों लड़कियां थी। ऐसे उनका बुरी तरह एक्सीडेंट होते हुए बचता है। ये तीनों देखती हैं कि इस गाड़ी के बाहर सिम्स खड़ा था। सिम्स के हाथ में एक बम था, ये नहीं, वो बम के जरिए उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। इससे पहले कि वो बम गिराकर उनकी गाड़ी को तबाह कर देता, सही वक्त पर केसी आकर उसे अपनी एम्बुलेंस से हिट कर देती है और इस तरह उसके हाथ में पकड़ा हुआ बम किसी और गाड़ी के नीचे जाकर फट जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए केसी उन तीनों लड़कियों को अपने साथ एम्बुलेंस में बिठा लेती है, जबकि मैन से उसके सिस्टर इन लॉ को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। सिम्स ये चीज देख चुका था कि वो तीनों लड़कियां एम्बुलेंस में भाग रही है, इसीलिए वो एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखते हुए केसी पीछे हमें से कहती है कि वहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स मशीन होगी, उसे उठाकर छत पे लगा दो। उसके ऐसा करने से ऊपर खड़े हुए सिम्स को बुरी तरह करंट लगता है और वो उनकी एम्बुलेंस से नीचे गिर जाता है। किसी एम्बुलेंस को लेकर आगे चली जाती है, लेकिन एक अंडरपास के नीचे उनकी एम्बुलेंस रुक चुकी थी और अब अगले 5 मिनट में क्या क्या होने वाला था ये सब केसी अपने फ्यूचर देखने वाली सुपर पावर से पता चला लेती है। उसे लीडर की बातें याद आती है कि वो फ्यूचर भी बदल सकती है। यही सोचते हुए वो एम्बुलेंस का रेडियो यूज करती है और मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करते हुए यही करीब एक बिल्डिंग के पास एक हेलीकॉप्टर बुलाती है। इस टाइम ये लोग
फायर क्रैकर्स बनाने वाली एक फैक्ट्री के पास थे। केसी इन तीनों को लेकर उस फैक्ट्री के अंदर आ जाती है और यहाँ ये लोग सिम्स के लिए जाल बिछाना शुरू करते हैं। सिम्स जैसे ही उनके पीछे इस फैक्ट्री के अंदर आता है, उनके बिछाए फायर क्रैकर्स के जाल में फंस जाता है। एक के बाद एक वहाँ बहुत से फायर क्रैकर्स फटते हैं जो सिम्स का ध्यान अपनी तरफ लगा चुके थे। मौके का फायदा उठाते हुए केसी उन तीनों लड़कियों को लेकर इस बिल्डिंग की छत पे आ चुकी थी जहां हेलीकॉप्टर आने वाला था। वो इन तीनों लड़कियों को सेफली हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहाँ से भगाने की कोशिश में थी, पर केसी के इस प्लान को नाकाम करने के लिए यहाँ पे सिम्स आ चुका था। उसका ध्यान भटकाने के लिए केसी उसे लड़ती है और ये लोग लड़ते लड़ते एक बिलबोर्ड के टावर पे चढ़ जाते हैं जहाँ अब सिम्स केसी को पकड़ चुका था। वो केसी का गला पकड़ते हुए अपने जिस्म का जहर उसके अंदर इंजेक्ट कर रहा था। केसी मरने वाली थी, वो मुश्किल में थी। ये सब वो तीनों लड़कियां नहीं देख पाती और उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे आती है, लेकिन सिम्स यहाँ बड़ी ही आसानी से इन अनट्रेन्ड तीनों लड़कियों से लड़ता है और उन्हें 3 अलग-अलग जगह फेंक देता है। उसके इस हमले से वो तीनों लड़कियां ऐसी जगह फंस चुकी थी कि वहाँ बस उनके करीब मौत ही थी। और ये देखकर सिम्स हंसने लग जाता है और केसी से कहता है, बताओ अब तुम 3 अलग-अलग जगह जाकर एक ही वक्त में इन तीनों को कैसे बचाओगी। उसकी ये बात कहते ही किसी के कानों में लीडर की वो बात गूंजी थी कि अगर जब तुम किसी को बचाना चाहोगी तो तब तुम एक वक्त में कई जगह भी हो सकती हो। इस चीज का एहसास होने पर वो अपनी सुपर पावर्स का यूज करती है और वेब ऑफ लाइफ के जरिए उसी के जैसी बहुत सी और कैसी बनकर उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। ये देखते हुए तो सिम्स भी परेशान हो चुका था। वो केसी को रोकने के लिए उसे एक पंच मारता है, पर केसी इस मर्तबा हार मानने वाली नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सिम्स को उस जगह पर ले जाती है जहाँ फ्यूचर में उसने सिम्स की मौत देखी थी। उस जगह पहुँचते ही सिम्स के ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर जाता है जिसमें वो फंस चुका था और उसके फौरन बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड गिरने पर उसकी मौत भी हो जाती है। फाइनली केसी ने उन तीनों लड़कियों को बचा लिया था उनके दुश्मन को मारकर, लेकिन बुरा यह हुआ था कि बिलबोर्ड के गिरने की वजह से केसी खुद भी लड़खड़ाकर पानी में गिर चुकी थी। हम देखते हैं कि केसी की बॉडी से एक लाइट निकली है और अब वो पानी में डूबती ही जा रही थी। इस टाइम पर केसी को बचाने के लिए वो तीनों लड़कियां पानी में जम कर देती हैं। मुश्किल से वो केसी को पानी से निकालकर बाहर लेके आती है तो देखती है कि उसको सांस आना भी बंद हो गया था। ऐसे में ये लोग केसी के ही सिखाए तरीके से उसे CPR देती हैं। ऐसा कहते ही कुछ ही देर में केसी के दिल की धड़कन दोबारा चलना शुरू हो चुकी थी। वो फाइनली होश में आ चुकी थी, लेकिन फिर से एक बुरी खबर कि अब केसी देख नहीं सकती थी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो ब्लाइंड हो चुकी थी और साथ में उसकी बॉडी भी इस एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जब नर्स केसी से इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछती है तो केसी कहती है कि ये तीनों मेरी फैमिली है और ये सुनकर ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। इस हादसे ने बेशक केसी को पैरालाइज कर दिया था, लेकिन इसी हादसे ने उसको उसकी सारी सुपर पावर्स भी दे दी थी। घर आने पर केसी इन तीनों लड़कियों को बताती है कि बेशक अब मैं कुछ देख नहीं सकती, लेकिन मुझे फ्यूचर अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं तुम तीनों को पावर मिलने के बाद दुश्मनों से लड़ते हुए देख रही हूँ। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते और तुम कभी दुश्मनों से नहीं हारी। वो इन तीनों को भी फ्यूचर की झलक दिखाती है जिसमें इन तीनों के पास ही सुपर पावर्स थी और खुद केसी एक मेडिमे वेब थी और इसी फ्यूचर की झलक को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।